जैसे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते तो हम किसी को खोजते हैं एज अ गार्जियन कि किसको जाके बोले, किसको जाके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको जाके बोले। तो सबसे पहले तो जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं उन्हीं को हम सबसे पहले बोलते हैं। तो फिर ये एज अ गार्जियन वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपका प्रोटेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, सारी गाइडलाइंस देते हैं, तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कि हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की दूरी कितनी है, लोग पूछते हैं हमेशा। अच्छा, तो तुम्हारे हॉस्टल से अप्रॉक्स कितना दूर है जहाँ तुम्हारे क्लासेस लगते हैं? अप्रॉक्स अगर आप वॉकिंग से जाओगे तो 20 मिनट्स लग जाएंगे, मतलब मिनिमम 20 मिनट्स आपको लग जाएंगे। वॉकिंग किससे भी जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो बस से ट्रैवल करते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, और कुछ होते हैं वॉक के भी करते हैं। तो क्या ड्रीम में आपका कंटिन्यूअस ख्याल रखा है अभी तक? हाँ, अभी तक तो रख ही रहे हैं अभी ना? तक रखेंगे। है ना, दोबारा वीजा लगाएंगे अभी, हाँ तिलक मंगाएंगे। हाँ, तो ड्रीम में रखते हैं ख्याल। तो क्या आपको लोगों को सजेस्ट करना नहीं चाहिए कि ड्रीम में थोड़ा एडमिशन लो? या आई टोटली रिकमेंड ड्रीम एमबीबीएस क्योंकि वो मतलब अभी तक मतलब मेरे को सबसे अच्छा लगा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ड्रीम एमबीबीएस को रिकमेंड करती ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा बोलने का। हूँ। मुझे चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मृणाल, ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से। आज मैं बैठा हुआ हूँ ड्रीम एमबीबीएस की कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि नोएडा है उसमें, और मेरे साथ है डॉक्टर रिजवाना आलम। रिजवाना आलम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर हमारी ही कंसल्टेंसी के थ्रू समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने गई थी। तो हमने रिजवाना को स्पेशली यहाँ बुलाया था आज, इनके बारे में हम कुछ जानें और इनसे हम जानें 1 साल का इनका सफ़र और बहुत सारी डिटेल्स जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना जाना चाहते हैं या इस साल एडमिशन ले रहे हैं। तो हेलो रिजवाना, हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप क्या बताना चाहेंगी पहले व्यूवर्स को अपने बारे में? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने एडमिशन ड्रीम एमबीबीएस के थ्रू लिया था और मेरा 1 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा ड्रीम एमबीबीएस के साथ। सो सर थैंक यू फॉर दिस। आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर इट। एंड अब ये बताओ कि तुमने जब एमबीबीएस से अब्रॉड का सोचा होगा तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया? सर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे पहले कुछ कन्फ्यूजन्स थी। तो मेरे फादर आए थे ऑफिस में आपके, और आपने फिर उनको सारी डिटेल्स दी उनको लेकर, जो कंपैरेटिवली उनको समरकंद अच्छा लगा। जैसे कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, वहाँ पे टीचर्स भी थे जो इंडियन थे। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा राहत मिली कि इंडियन टीचर्स है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज में, इसलिए। तो फिर ये मेन रीज़न था कि इंडियन टीचर्स होंगे। फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें थी समरकंद को लेकर, जैसे कि वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ का हॉस्टल का माहौल अच्छा है, मैस में मेन चीज़ ये था कि इंडियन फूड मिलना था, तो ये चीज़ मेन था। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, मेरे फादर को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुना। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे आप जब गई होंगी तो एक पढ़ाई का एक्सपेक्टेशन होगा कि जो पढ़ाई हमारी जी, होगी इस yes। तरीके से होगी, पढ़ाई हमारी होगी तो अच्छी होगी, हमें क्लिनिकल्स मिलेगा। और तो ये क्या जो भी एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से लेके फ्लाई किए थे 1 साल बाद, क्या आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है ना, कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं यस सर। 1 साल के बाद हम रिव्यू देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा था बुरा था, तो जेन्युइनली ऑनेस्टली आपको क्या लगता है आपके एक्सपेक्टेशन पूरे हुए? और हुए तो कहाँ कहाँ हुए और कहाँ कहाँ फेल हो गया समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? मैं वहाँ गई, फिर वहाँ जाने के बाद जितनी भी चीज़ें होनी थी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, फिर आपने समरकंद को भी मतलब घुमाया स्टार्टिंग के डेज़ में, तो मतलब और फिर उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो फिर पढ़ाई अच्छी थी, तो ऐसा कहीं रहा नहीं कि कुछ फेल हो गया। मतलब सारे एक्सपेक्टेशन सही थे, पढ़ाई का भी अच्छा था और मेस भी सही था, तो सही। समरकंद एज ए सिटी, सबसे पहली बात, अगर कोई भी गर्ल स्टूडेंट इंडिया से जा रही है, कोई मदर फादर अपने डॉटर को भेज रहे हैं या कोई सन को ही क्यों ना भेज रहा हो, तो एज ए सिटी समरकंद कैसा है? सेफ? अब मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो सिटी कैसा है? हाँ, तो रात में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि डिनर के बाद भी आप घूमने जा सकते हो, रात तक जा सकते हो। 10 बजे हॉस्टल टाइम था बंद होने का, तो 10 बजे तक आप बाहर घूम सकते हो। जब तक मैं रही ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ था, कुछ बुरा टाइप या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ सेफ है। मतलब एज इन आप शॉप में भी जाओ, आप मॉल में भी जाओ, आप घूमने जाओ, आप कहीं भी जाओ, रोड तक रात में भी 10 बजे तक बिल्कुल भी मतलब कुछ हुआ नहीं आज तक, तो सेफ रहता कि एनवायरनमेंट। कभी ऐसा एक बार भी हुआ कि कोई सेफ्टी को लेकर कुछ ऐसा हुआ हो जो सुनने में आया हो कि सेफ्टी कंसर्न आ गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आया हो या लोकल्स ने परेशान किया हो, कोई एक ऐसा एक भी इंसिडेंट पूरे 1 साल में आपके सामने? नहीं, मैं बाहर जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, घूमने जाती थी, तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ।
हाँ, आप हॉस्टल टाइमिंग पे आ जाइए, 10 बजे क्लोजिंग गेट होता है, क्लोजिंग टाइम होता है गेट का, तो आप उस वक्त आ जाओ। उस वक्त उसके बाद अगर आप रहोगे तो फिर ये आपका मिस्टेक होगा, बाकी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लोकल्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, फ्रेंडली नेचर के। तो एक मेजर क्वेश्चन आता है, क्या कोई भेदभाव फॉरेनर को एज ए सेपरेटली या डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि वो हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है। वो उल्टा आपसे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि उज़्बेकिस्तान आपको कैसा लगा, समरकंद आपको कैसा लगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं भी ऐसा आप कहीं गए हो और लोकल्स ने आपसे बुरा व्यवहार किया हो? नहीं, ऐसा तो क्योंकि ऐसे एक दो सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नेबर कंट्री में, वहाँ पे ऐसा बहुत होता है कि फॉरेनर्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, ऐसा बाहर भी नहीं हुआ। और हॉस्टल में जो जैसे कि गार्ड हो गए वगैरह, वो सब भी उज़्बेकी है, बट फिर भी उन्होंने ऐसा कभी बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव नहीं किया। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं ऐसा ही हुआ ऐसा किसी आपके साथ ना हो, किसी से सुनने में आया हो, किसी दोस्त के साथ, किसी कलीग के साथ, कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट जिससे पेरेंट्स को अलार्म होना चाहिए कि नहीं ऐसा एक थ्रेट हो सकता है? नहीं, ऐसा गार्ड के साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, वो हॉस्टल गेट मांगता है, अगर हॉस्टल गेट बन जाता है आप उसको ले लीजिए। अगर वो मांगेगा और आपके पास होगा तो आपको दिखाना है, नहीं होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो ये जाती तो है। फिर रूल्स हो गया ये रूल्स हो गया। कि आपको कार्ड लेकर जाना है, हॉस्टल का कार्ड जो लेकर कार्ड जाना है है, सर, हाँ। फिर कोई भी इंटर कर जाए हॉस्टल में, तो ये तो एक ऐसा देखा जाए प्लस पॉइंट है। अगर हॉस्टल में इंटर कर रहे हो तो बस कार्ड होना चाहिए। हाँ। जैसे कल को फारूक भाई चले जाए, कल को ये सब चला जाए, इंटर कर जाए हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, बोले कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो बिना हॉस्टल पास के तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो इससे अगर गर्ल स्टूडेंट के कोई फादर है या मदर है तो उनको तो एक प्लस पॉइंट दिखेगा, एक सेफ्टी है। कार्ड इशू है वही हॉस्टल में इंटर कर सकता है, विदाउट कार्ड कोई अगर इंटर करना चाहे तो नहीं, कोई एंटर नहीं कर सकते, उसको एंटर करने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं करते। जो स्टूडेंट को नहीं करने देते हैं कार्ड गुम हो जाने पे। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका कार्ड गुम हो गया और फिर आप इंटर करना चाहते हो तो कैसे इंटर करोगे? वो पहले तो करने ही नहीं देता है, पहले फिर वो जो सर होते हैं वहाँ पे उनको बोलते कांटेक्ट करने के लिए, फिर इंटर होता है। फिर एंटर होता है, पहले बात करानी होती है तब। जाने से पहले ड्रीम एमबीबीएस जब आप जा रहे होगे लास्ट ईयर, तो हमारे 4 या 5 वादे थे, प्रोमिसेस थे हर पेरेंट को। इंडियन मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, वार्डन प्रोवाइड करेंगे, इंडियन कुक प्रोवाइड करेंगे, इंडियन फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिक यही हमारे वादे थे जिससे सारे पेरेंट्स को अच्छा लगा और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी किया और हमने एक अच्छा एडमिशन भी वहाँ पे किया एक ग्रेट अमाउंट में। तो क्या आपको लगता है कुछ प्रोमिसेस थे जो ड्रीम एमबीबीएस ने फुलफिल ना किया हो, या जो हमने किया वो पूरा किया? नहीं, जो आपने किया वो पूरा किया। वहाँ पे मैनेजर भी प्रोवाइड किए गए थे, वहाँ पे इंडियन कुक भी प्रोवाइड किए गए थे। जो चीज़ उन्होंने प्रॉमिस की थी वो वहाँ जाकर हमको मिली। तो समरकंद, तुम्हें अगर रेट करना हो 1 आउट ऑफ 10 तो तुम क्या रेट करोगी? 10 आउट ऑफ 10 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगी। वहाँ जो अगर कोई प्रॉब्लम होता भी था तो हम अपने मतलब मैनेजर सर से बात कर लेते थे, फिर वो सब कुछ ठीक कर देते थे। तो ऐसा तो अगर पर्सनल में कभी हॉस्टल में किसी को प्रॉब्लम आई हो, जैसे इनकेस एक बात करते हैं कि मान लो रात के 2 बज रहे हो घड़ी में, ठीक है, और अचानक तुम्हारे रूममेट को या तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है, जैसे कि हुआ भी था आई थिंक तुम्हारे रूममेट को, सुहाना अली का एक बार हेल्थ इश्यूज आया था। तो रात में अचानक अगर 2 बजे हेल्थ इश्यूज आ जाता है तो तुम क्या करती हो, और कंपनी का वहाँ हम क्या करते हैं आपके लिए? सबसे पहले तो मैंने कॉल किया था राहुल सर को कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस भेजा, फिर उनको सुहाना को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद जाके राहुल सर भी आए थे, फिर जाके सारी चीज़ें हुई। तो रात के अगर अब ये हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि रात के अगर 2 बजे भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज होता है तो हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको गाइड करने के लिए। ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स पे हुए आई थिंक गर्ल्स हॉस्टल में। 10-15 बार से कम नहीं हुए होंगे जो रात में किसी बच्चे का हेल्थ इश्यूज हुआ हो और हम उसी टाइम एम्बुलेंस लेके गए हैं और उसे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो एज ए मदर फादर का पास होने का मतलब गार्जियन का यही होता है कि बच्चे को कोई भी इशू जाए तो फादर यही करता है, मदर भी यही करती है, टेक केयर करती है और सॉल्व करती है। तो एज ए गार्जियन हम वहाँ यही करते हैं बच्चे को। तो देख, अब बच्चा वहाँ रह रहा है, एक कंट्री है, तबीयत हमारी हेल्थ तो हमारे घर पे भी फीवर हो जाता है, घर पे भी खराब हो जाता है, वहाँ भी होगा। अब 100 बच्चे रह रहे हैं तो 10 का तबीयत तो खराब होना ही है। अब दिक्कत ये है कि तबीयत खराब होना हम नहीं रोक सकते हैं, उसका केयर हम जरूर कर सकते हैं, जो कि हम डे या नाइट हमेशा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका बाई चांस कभी क्लासेस छूट गया हो डीन ऑफिस से, ठीक है, आप क्लासेस ना जा पाए, किसी भी मल्टीपल रीजन से हेल्थ इश्यूज रहा हो, तो आपको परमिशन लेना हो डीन ऑफिस से दोबारा, तो क्या करना पड़ता है आपको? अगर दोबारा डीन ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है, अगर आपको सारे रूल्स पता है कि वहाँ कैसे जाना है और कैसे सब कुछ करना है, तो आप चले जाओगे। लेकिन वरना फिर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको फिर मैनेजर सर से बात करनी पड़ेगी, राहुल सर से बात करनी पड़ेगी, सर कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, फिर वो बताते हैं कि डीन ऑफिस जाना है, ऐसे तब जाके सारी चीज़ें होती हैं। रिजवाना आलम खुद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की लीडर्स है। देख, हर ईयर हमारा एक एसोसिएशन भी चलता है, इस साल से वो है इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, IS है। इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन में हम हर बच्चे को
मतलब जितने भी हमारे इंडियन बच्चे हैं उसमें 2 लीडर्स होते हैं। देखिए क्योंकि प्रैक्टिकली हर बच्चे से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाना, अगर 150 बच्चे हैं 150 बच्चे से हम पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सी इशू ऐसे हैं जो बच्चे हमें शेयर नहीं करेंगे बट अपने कॉलिग्स को या क्लासमेट को शेयर करते हैं। रिजवाना ग्रुप लीडर है वहाँ पे, तो बहुत से बच्चे इससे भी अपने इशूज बताते होंगे वहाँ पे कि हमें ये इशूज आया, क्योंकि इसमें लीडरशिप स्किल्स हैं। तो रिजवाना हमें वो मैसेज कन्वे करती है कि सर यहाँ पे ये इशूज आ रहा है इस बच्चे को। अब तुम ये बताओ कि हम कितना फास्ट आपके बोली हुई किसी कंप्लेंट पे हम कितना फास्ट एक्शन लेते हैं। सर अब तक तो यही हुआ है कि जब तक कोई बच्चे की परेशानी हो उसने मुझे बताई हो तो मेरा यही काम रहता है कि मैं आपको बताऊं, आगे फॉरवर्ड करूं ये सारी प्रॉब्लम्स। तो मतलब जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब देखिए ड्रीम वेस का मैनेजर वहाँ बिल्कुल है, लेकिन हर बच्चे मैनेजर से कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं। yes, sir. वो तुमसे कर सकते हैं, वो हमारे दूसरे लीडर से कर सकते हैं। तो बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे शेयर करें, उन्हें पता हो कि ये बातें जो है आगे सिस्टम तक पहुंच जाएगी और सिस्टम उनका ध्यान रखेगा, उनका टेक केयर करेगा। अब तुम ये बताओ, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में तुम जब रह रही थी यस सर। तो बहुत से लोगों का कंसर्न होता है हॉस्टल का। यस सर। तो क्या तुम्हारा जो हॉस्टल था लड़के लड़कियों का साथ में था, या जो तुम्हारा हॉस्टल जहाँ तुम रह रही थी तुम्हारा अलग था, लड़कों का अलग था? जहाँ मैं रह रही थी एकदम अलग था, गर्ल्स हॉस्टल अलग प्रोवाइड किया गया था, बॉयज हॉस्टल अलग प्रोवाइड किया था, तो मिक्स्ड नहीं था सब। तो क्या गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ की एंट्री अलाउड थी? नहीं, बॉयज की एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं होती। तो क्या जो आपको मेस फूड दिया जाता था वो क्या अलग अलग था या एक साथ ही था? एक साथ ही था, इंडियन फूड एक साथ ही बनता था और सब लोग साथ में ही तो मैंने एक हॉस्टल टूर का वीडियो दिखाया हो जो तुमने देखा होगा जाने से पहले एक्साइटमेंट में, हॉस्टल नंबर 1 का और 3 का। तो क्या वही हॉस्टल है जो मैंने दिखाया था? हाँ बिल्कुल वही हॉस्टल है, वही मेस एरिया है जो मैंने दिखाया वही था, मेस एरिया है। हाँ जहाँ आपको मेस प्रोवाइड किया जाता था? हाँ हाँ। सबसे मेजर पॉइंट जो पेरेंट्स पूछते हैं, एक क्वेश्चन जो इसमें मुझे पूछना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बैचमेंट में बहुत से अब आते हैं, वी हार्डली कंडेम रिलीजियस टॉक, रिलीजन से ऊपर कोई बात नहीं करते हैं, बट हालांकि ये भी एक फैक्टर है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स के मन में ये डाउट है, तो बेहतर होगा कि इसको अभी क्लियर कर लिया जाए, एक स्टूडेंट से ही क्लियर कर लिया जाए। मैं तो हमेशा समझाते रहता हूँ आपको, बहुत से पेरेंट्स अभी समरकंद जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि समरकंद उज्बेकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो एज ए हिंदू हम वहाँ कैसे पढ़ सकते हैं? हमें बहुत दिक्कत होगा, हमें वहाँ पे मतलब परेशानी उठाना पड़ेगा, हमें बहुत इशूज आएंगे, क्रिटिसाइज मतलब कि भेदभाव किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से क्लासमेट्स ऐसे होंगे, तुम्हारे रूममेट्स ऐसे होंगे, तुम्हारे जितने हिंदू हैं मुस्लिम है, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम होता नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं। तो क्या तुमने कहीं ऐसा देखा है कि किसी हिंदू स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया जा रहा हो? नहीं ऐसा कुछ कोई उन पर नहीं जुल्म कर रहा हो? वहाँ मतलब गए हैं पढ़ने के लिए तो फिर ऐसी टाइम ही नहीं होता कि हम इस टॉपिक पे बात कर सके, बात भी नहीं होता है इस पर, तो कोई भी ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता। तो सिर्फ समरकंद में पढ़ने ना जाना सिर्फ इस रीजन से कि वो मुस्लिम कंट्री है, ये तो कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज आप कोई से भी रिलीजन को आप जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। वहाँ खाली पढ़ने गए बच्चे पढ़ते ही हैं, तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं है। कभी ऐसा तुमको सुनने में आया, कभी एक बार भी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, सब अपने फेस्टिवल अपना मनाते हैं, उल्टा दूसरे लोग जाके सेलिब्रेट करते हैं, बाकी कुछ कहते कभी होली होता है तो इंडिया पाकिस्तान के सारे बच्चे मिलकर मनाते हैं। वहाँ ऐसा होता है कि भाई अब मुस्लिम्स नहीं मनाएंगे, हिंदू मनाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। जब होली भी था तो मुस्लिम ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि तुम तो बोर हो चुके हो, बाकी लोग तो हैं बोर हो चुके हैं ना उसको सेलिब्रेट कर करके। तो फिर सबने सेलिब्रेट किया था होली और सब कुछ। तो ये मतलब ये एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीजियस शुड बी नॉट ए फैक्टर टू नॉट चूज उज्बेकिस्तान, टोटली नॉट बी अ फैक्टर, नो। अब तुम्हारा हॉस्टल जो है, एक क्वेश्चन और कि हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की दूरी कितनी है, लोग पूछते हैं हमेशा। अच्छा, तो तुम्हारे हॉस्टल से अप्रॉक्स कितना दूर है जहाँ तुम्हारे क्लासेस लगते हैं? अप्रॉक्स अगर आप वॉकिंग से जाओगे तो 20 मिनट्स लग जाएंगे, मतलब मिनिमम 20 मिनट्स आपको लग जाएंगे। वॉकिंग किससे भी जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो बस से ट्रैवल करते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, और कुछ होते हैं वॉक के भी करते हैं। तो वॉक से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है बस। तो अगर ट्रैवलिंग, मान लो जो वर्किंग गर्मी के दिन है या स्नोफॉल है, हम वॉक नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हम बाई बस जाते हैं क्लासेस के लिए, तो मंथली ट्रैवल एक्सपेंस कितना हमें लेके चलना चाहिए जितना कि आ जाए? पर डे तो वो लेता है 1000 सो मीन्स 5 रुपीज़, तो आप उस हिसाब से वन मंथ का देख लो। बस का ओनली 5 रुपीज़, 5 to 7 रुपीज़ जाने का, आने का 5 रुपीज़, 10 रुपये, 10 रुपया। तो 300 रुपये के मंथली अगर लगे, देखिए पर डे क्लास तो होता भी नहीं है, पर डे क्लास नहीं, संडे तो क्लास होता नहीं है, नहीं तो फिर भी ले लेते हैं चलो। तो 300 हाँ 300 अगर लेके चले, 500 अगर ले लेते हैं, 500 रुपये अगर ले लेते हैं, तो मंथली आने जाने के क्लासेस से, और बाई टैक्सी को जाना चाहे तो बस का वेट ना करना चाहे, 5000 सो में यानी कि 35 रुपीज़ लगते हैं एक टाइम का, एक टाइम 70 रुपये एक दिन का, तो महीने के हो गए 2100 रुपये, मतलब 2500 से नीचे बाई टैक्सी भी जाना चाहे तो जा सकता है।
पैदल जाना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने दूर दूर है, मतलब बहुत ट्रेवल करना पड़ता है क्लासेस के लिए, कि क्लास यहाँ एक क्लास, मतलब ट्रेवलिंग कितना करना पड़ता और है? ट्रैवलिंग तो करना पड़ता है बिकॉज है जो क्लासेस लगाते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं जो पास लगती है, कुछ क्लासेस होती है जो सीनियर्स की दूर लगती है। हम तो फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी क्लासेस तो एकदम ही पास पास थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, तो सीनियर्स की लगती है, थोड़ी दूर लगती है उनकी। तो मतलब हेक्टिक हो जाता है? हेक्टिक उनका सीनियर्स का थोड़ा हो जाता है हेक्टिक। मतलब किस ईयर में, थर्ड ईयर जाने के बाद, फोर्थ ईयर जाने के बाद? थर्ड फोर्थ ईयर में हो जाता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक। बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं, मतलब ट्रैवलिंग में थोड़ा लगता है। एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते होंगे फिर तो? हाँ फिर एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस उतने नहीं बढ़ते हैं, उतने ही रहते मतलब फ्री 5,000 के नीचे रहता है? 5 से 10 जैसे 70 रुपीज़ हो जाएंगे बस। अगर आप समरकंद में पढ़ रहे हो, तुम अपना बताओ, तुम पॉकेट मनी कितना लेती थी घर से, मेस वेस सब कुछ हटा के? मैं से सब कुछ हटा के तो मैं 5 अगर इंडियन रुपीस लूँ तो 4 to 5,000 लेती थी, उतने में हो जाता ट्रैवलिंग था। सारे खर्चे हो सब जाते कुछ थे? लेके बच भी जाता था तो उतना, तो एट एवरेज सारे बच्चों के कितने लगते थे? 4 to 5,000? उतने ही लगते थे सारे के। और बाकी आप जो अपना शॉपिंग करना चाहो तो उसके अलग लगते तो हैं, उसका तो कोई लिमिट नहीं है? उसका कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ बट अगर अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ जीना हो, क्लासेस जाना हो, टैक्सी से आना हो, खाना मिल रहा है, तो हमें अगर कितना मिनिमम एवरेज प्राइस लेके चलना चाहिए पॉकेट मनी के लिए? इंडियन रुपीस देके 4 to 5,000 इज एनफ। 5,000 इनफ टू कंफर्टेबल लाइफ। Yeah, लीजर लाइफ के लिए तो खैर वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी है। क्लिनिकल्स पे आते हैं, क्या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल्स तुम्हें रिसीव हुआ है अभी तक फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो क्लिनिकल्स कुछ भी डिसाइड नहीं, सारी थ्योरी है। तो क्लिनिकल्स आपने तुमने सीनियर से बात किया होगा, कब से मिलना स्टार्ट होता है? सेकेंड ईयर की मैंने सुना है कि सेकेंड ईयर की लास्ट सेमेस्टर से, लास्ट में जाके थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्लिनिकल से स्टार्ट हो ड्यूटीज जाता है, लगने लग जाती है हॉस्पिटल्स में। ड्यूटीज लगने लगती हैं। हाँ। मतलब बेसिकली सेकंड ईयर लास्ट छोड़ दो, थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है Third year क्लिनिकल, से start। जो हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि थर्ड ईयर से स्टार्ट हो थर्ड जाता ईयर है। से स्टार्ट। अब तुम वहाँ जा रही हो, तुम वहाँ पढ़ रही हो ऑलरेडी, तो क्या कभी एक लैंग्वेज बैरियर, मान लो कि तुम इंडिया में किसी टीचर से पढ़ रही हो तो तुम्हें जानता है, तो तुमसे हिंदी में कम्युनिकेट कर सकता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, तो आसान होगा। तो क्या वहाँ पे उज्बेक पीपल होंगे या इंडियंस होंगे या पाकिस्तानी टीचर होंगे, उज्बेक के साथ क्या कभी कम्युनिकेशन गैप रहा है? नहीं उज़्बेक क्योंकि जो वहाँ पे उज़्बेक होते हैं ना बच्चे, तो उनको भी तो आ ही रहा, वो स्टूडेंट है तो उनको इंग्लिश आती है, तो वो तो इंग्लिश में ही बात करते हैं हमसे। तो स्टूडेंट्स के साथ तो कभी कोई मसला नहीं रहा, और ना टीचर्स के साथ भी, उनको इंग्लिश आती होती है इसीलिए। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि बस ऑन पेपर लिखा होता है इंग्लिश मीडियम, इंडिया में बोलते हैं कि आप बस यहाँ ऑन पेपर होता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, टीचर्स वहाँ आते हैं वो इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो क्या तुम्हें जो टीचर्स क्लासेस लिए क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती है, इंग्लिश में ही वो पढ़ाते हैं। तुम्हारे जो भी क्लास लगते हैं कोई हुआ कि ऐसा इंग्लिश ना आता हो ऐसा? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंडियन टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश हिंदी मिक्सड होता है। और जो उज्बेक टीचर होते हैं उज़्बेक टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, कंप्लीटली इंग्लिश उनको आती Completely है, English उनको तो इंग्लिश मीडियम लिखा है तो सही में इंग्लिश मीडियम है। होता है। और कुछ अपने टाइप से तुम शेयर करना चाहो, कुछ ऐसे बात जो हमें ना पता हो, जो बच्चों और पेरेंट्स को जानना चाहिए कॉलेज के बारे में, स्टडी पैटर्न के बारे में खासकर? अच्छा, स्टडी पैटर्न के बारे में देखें तो अभी फर्स्ट ईयर में तो एनाटमी मेन सब्जेक्ट है, फिर सेकंड सेमेस्टर में जाके फिजियोलॉजी आ जाती है, हिस्टोलॉजी आ जाती है, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज जो बच्चे होते हैं जो अभी एडमिशन ले रहे होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि जो माइनर सब्जेक्ट है उनको, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या वो डॉक्टर भी है, क्योंकि अगर दूसरे कंट्री से बात करें तो जैसे कजाकिस्तान वगैरह, वो बोल रहे थे कि वहाँ के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या उज़्बेकिस्तान में डॉक्टर है, ऐसा मुझसे पूछा भी गया था। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया वो सारे डॉक्टर्स ही होते हैं। वो बोल रहे थे कि जितने भी एनाटमी के टीचर्स है या फिर माइनर जो सब्जेक्ट्स हो गए जैसे मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल बायोलॉजी, इन सब के डॉक्टर नहीं होते क्या, क्योंकि कजाकिस्तान में नहीं है, तो यहाँ पे भी उनको डाउट हो रहा था जो कि क्लासेस लेते हैं डॉक्टर है या नहीं है। तो फिर डॉक्टर ही है, मुझे पता है, मतलब मैंने देखा है, बात किया है, तो फिर वो डॉक्टर ही है सारे के सारे। ये एक बेसिकली सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, सारे पेरेंट्स अभी खासकर लास्ट जब जाने का टाइम आता है कॉल्स बढ़ जाता है। तो कल एक स्टूडेंट का नया एडमिशन जो हुआ इस साल तुम्हारी जूनियर होगी, उसका मैसेज आता है कि हमें कौन सी बुक्स लेके जानी चाहिए, इंडियन बुक्स। तो क्या वहाँ बुक्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो कौन कौन सी ले जानी चाहिए फर्स्ट ईयर में, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट हो, उससे और कोई दिक्कत ना आए? फर्स्ट ईयर में तो फिलहाल कोई दिक्कत पड़ी नहीं, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट्स होते थे, बिकॉज माइनर सब्जेक्ट्स हम उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उतना, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटमी के, फिजियोलॉजी के, तो वहाँ पे बुक्स की उतनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अगर आप अपने साथ कैरी करना चाहते हो तो वो कर लो एनाटमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, बाकी वहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरत रहा नहीं, क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं अपनी वीडियोज़, अपने लेक्चर्स वो खुद प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनको देख के फिर पढ़ते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी कोई से भी। मतलब अगर कोई ले जाना चाहे तो कौन से राइटर का बुक ले जाना चाहिए? एनाटमी तो एक ही प्रेफर करती है, बीडी चौरसिया का। वो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरे क्लासमेट्स लाए भी थे, जितने भी थे, तो वो बीडी चौरसिया के लाए थे। लाए थे या पढ़ा कितने लोगों ने था बीडी चौरसिया? मैं सारे लोगों को बोलता हूँ ये ग्रंथ है बीडी चौरसिया, जो कोई ना खरीदे। पता है क्यों? 3 मोटी तो वॉल्यूम आते हैं उसके,
खोला भी नहीं होगा। किसने खोला था? तुम बताओ, तुम्हारे पूरे क्लासमेट्स में किस क्लासमेट्स ने स्टार्टिंग बुक को में ओपन किया था? स्टार्टिंग में सबने शौक में खोला था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग में शौक में खोला था, फिर जब पता चला कि अंदर का क्या सीन है कभी नहीं। और जब एग्जाम्स आ रहे होते तो उसको साइड में ही रख देते हैं, उसको छूते भी नहीं। जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जल्दी जल्दी उसी को पढ़ते हैं, उसी से बड़ी जो से बाइबल है जिसका यूज कोई नहीं है। नहीं। और बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नोटबुक या नोटबुक्स और पेन लेके जाना चाहिए यहाँ से। नोटबुक्स एंड पेन अगर आप कैरी वहाँ पे मिलते हैं, वैसे मैंने वहाँ पे वहीं से खरीदे थे एक्चुअली, उतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं। बाकी कंपेयर टू इंडिया? कंपेयर टू इंडिया तो लगा थोड़ा कॉस्टली लगा। कितना मतलब कितना? अगर एक हमारे यहाँ जो पेन 10 रुपए की मिलती है, वहाँ कितने की होगी? वहाँ कितने की 2000 उतने नहीं होते, 2000 सोम जैसे कि 14 रुपए का होगा, 15 तो रुपए थोड़ा सा मिनिमल है। हाँ। तो मतलब यहाँ से लेके जाना वेट भी तो हो जाता है ना फ्लाइट वेट हो में। जाता है, यहाँ पे वेट हो जाता है, तो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हो। और शॉर्ट में अगर तुम बताना चाहो, अगर कोई उज्बेकिस्तान जाता है, उज्बेकिस्तान का वेदर एक है, सब कुछ पूरे कंट्री का छोटा कंट्री है, हाँ। तो अगर कोई अभी उज्बेकिस्तान एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स जा रहा है, तुम्हारा जूनियर, तो उससे फर्स्ट ईयर में ऐसा कौन सा एसेंशियल पैक अगर बोला जाए अच्छा। कि तुम्हें अगर 5-10 केजी 15 केजी में एक एसेंशियल पैक रेडी करना है जो मस्ट टू हैव है, जो होना ही चाहिए, अच्छा। तो इसमें तुम क्या सजेस्ट करोगे, कौन कौन सी चीजें होंगी? अगर फूड को लेकर देखें तो आप अपने साथ पिकल्स कैरी कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो पिकल्स को लेकर तो बहुत वो हुआ था, तो वो कैरी कर सकते हो आप। और जैसे विंटर के कुछ कपड़े होते हैं, तो वहाँ कपड़े थोड़े मैंने देखे थे कि थोड़े कॉस्टली थे, तो अगर आप विंटर से रिलेटेड आप कोई चीज़ कैरी करना चाहते हैं, स्वेटर जैकेट, तो आप वो कैरी कर सकते हो, ये भी है। और बाकी किताबों का नहीं, पेन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहीं जाके मिल जाते हैं। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को सूट नहीं करता उधर का, तो मेडिसिन तो मस्ट कैरी है, ये वाला है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन जो लोकली जो हम बिना डॉक्टर सजेशंस के ले सकते हैं, हाँ जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये सब, तो ये सब कैरी, सर्दी जुकाम का जो भी है, जो वहाँ जाकर होता है, क्योंकि वेदर चेंज हो जाता है, इसीलिए मेडिसिन। तो क्लॉथिंग अगर कपड़े की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं सर कपड़ा वहीं से ले लेंगे, वहाँ सस्ता मिलता है, तो क्या वहाँ सस्ता है? कपड़े तो मेरे को मतलब पर्सनली मेरे को सस्ते नहीं लगे, तो मतलब यहीं से ले जाना मेरे लिए तो प्रेफर है। बाकी क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी कपड़े की तो बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी वहाँ पे अच्छी है, कपड़ों की अच्छी है। शूज वूज की भी बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके परचेस करेंगे, या वहाँ जाके आप स्नो बूट्स ले सकते हो, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे स्नो पड़ेगा ही, तो फिर आपको बूट्स लेने ही पड़ेंगे, ये तो मस्ट है, तो फिर आप वहाँ जाके ही बूट्स खरीदे, स्नो बूट्स हो भी। मतलब नॉर्मल क्लॉथिंग और ये सब मेडिसिन यहाँ से लेके जाना चाहिए? यहाँ से लेके जाना चाहिए, बेसिक अपना तो आपको कैरी करना ही है। और बहुत लोग बोलता है कि बर्तन ले जाना चाहिए, इसका कोई यूज़? बर्तन नहीं, उतना कोई यूज़ नहीं है, बाकी क्योंकि आप अगर मेस लोगे तो फिर वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा ही, तो बर्तन में कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको केटल ले जाना है तो केटल हो गया, ये सब ले जा सकते हो आप। केटल अलाउड है? इलेक्ट्रिक केटल तो अलाउड नहीं है, बाकी अगर वहाँ जाके कोई फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता है तो फिर वो केटल नहीं अलाउड है। तो क्या तुमने नहीं रखा है? मैंने तो नहीं रखा है केटल। सबने चोरी करके रखा है रूम में। सबने कुछ चोरी करके रखा हुआ नहीं, बहुत सारे के तो ले गए थे शुरुआत में। तो पकड़ा जाता है तब तो, अब तो छुपा लेते हो ना? पहले आइडिया नहीं था ना, पहले आइडिया नहीं था, छुपाना होता है। मेस की बात आ गई है, तो मेस में क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर किस टाइम पे, 2 टाइम खाना कैसे, कितने टाइम में? ब्रेकफास्ट 3 टाइम का खाना होता है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो ब्रेकफास्ट है 7 to 8:20 तक मिलता है, और लंच मिलता है 12:30 से 1 to 30 तक, और डिनर मिलता है 7 से 8, डिनर मिलता है 7 से 8 मिलता है। 7 से 8। हाँ। तो फूड्स जो मिलते हैं वो ठंडे मिलते हैं ना, पड़े रहते हैं, कल के आज मिल जाते हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ एक बार भी, सारा मतलब सब कुछ फ्रेश ही होता है, गर्म भी होता है। वेज और नॉन वेज दोनों, कि केवल वेज या केवल नॉन वेज? नहीं, सब कुछ अपना अपना गर्म रहता है, वेज भी गर्म रहता है, नॉन वेज भी गर्म रहता है। तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप उज्बेकिस्तान जा रहे हो तो आपको नॉन वेज खाना ही पड़ेगा, ना, वेज वाले को खाना नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है, कभी कभी वो खाना खत्म हो जाता है तो फिर वो बात अलग है, आप उसको फ़ोन करके कॉल करके सर से आप मंगवा भी सकते हो दोबारा, ऐसा नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई वेज खाने वालों को आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वापस लौट के आना पड़ेगा इंडिया? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों ही बना रहता है, दोनों। ड्रीम, अब आते हैं, अब कॉलेज की बात हो गई, मिस की बात हो गई, सब कुछ हो गई, तो ड्रीम एमबीबीएस की बात कर लेते हैं। एडमिशन भी करना है मुझे, तो ड्रीम एमबीबीएस के बारे में बताओ, हमारा क्या रोल रहा तुम्हारे इंटायर 1 साल की जर्नी में, या अभी क्या रोल है हमारा? अभी तक भी मतलब ज़्यादातर ड्रीम एमबीबीएस का ही रोल रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम, जैसे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते, तो हम किसी को खोजते हैं एज अ गार्जियन कि किसको जाके बोले, किसको जाके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको जाके बोले। तो सबसे पहले तो जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं उन्हीं को हम सबसे पहले बोलते हैं, तो फिर ये एज अ गार्जियन वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपका प्रोटेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, सारी गाइडलाइंस देते हैं, तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सबसे मेजर फैक्ट, एक क्वेश्चन जो आता है, जो पेरेंट्स या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स 80% के लोगों के मन में है ये डाउट, और वो डाउट ये है
कि कोई भी कंसल्टेंसी अगर आप चूज करते हो, खासकर जब एब्रॉड के मामले में, तो आपको यहाँ से कुछ और बोल के भेजा जाता है पैकेज। वहाँ जाने के बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ बोला जाता है ट्यूशन फी 3600 होगा, वहाँ जाके 6000 हो जाता है, 5000 हो जाता है। तो क्या तुम्हें जो पैकेज बताया गया था वो बाद में जाके चेंज हुआ? नहीं, मेरे को जो पैकेज बताया गया था, जितना मुझे बोला गया था यहाँ पे ऑफिस में, उतना ही मैंने वहाँ जाके पे किया है। तो तुम्हारा ट्यूशन फी आई थिंक आपके फादर ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया था यूनिवर्सिटी अकाउंट में, टोटल फी। तो एक क्वेश्चन और चल रही है अभी लोगों के बीच में इंडिया में कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली ट्यूशन फी पे नहीं कर सकते अकाउंट में। नहीं, ऐसा नहीं तुमने है। तो खुद पे किया मैंने तो खुद, मेरे फादर ने यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही पे किया था। इनके फादर बैंक में ही काम करते बैंक हैं, में काम करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर किया था यूनिवर्सिटी अकाउंट में। तो क्या पे नहीं हुआ था नहीं, फी? पे हो गया था। 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। 3 वर्किंग डेज में आराम से चला जाता है और मेरा हो गया था। तो फिर ये बोलना कि डायरेक्टली फी पे नहीं कर सकते ये भी गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते तो क्या ड्रीम में आपका कंटिन्यूअस ख्याल रखा है अभी तक? अभी तक तो रख ही रहे हो। हैं अभी ना? तक रखेंगे। है ना? दोबारा वीजा लगाएंगे अभी, हाँ, तिलक मंगाएंगे। हाँ, तो ड्रीम में बस रखते हैं ख्याल। तो क्या आपको लोगों को सजेस्ट करना नहीं चाहिए कि ड्रीम में थोड़ा एडमिशन लो? या आई टोटली रिकमेंड ड्रीम एमबीबीएस, क्योंकि वो मतलब अभी तक मतलब मेरे को सबसे अच्छा लगा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ड्रीम एमबीबीएस को रिकमेंड करती ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा बोलने का। हूँ। मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका कोई लास्ट मैसेज? ये थी रिजवाना आलम, डॉक्टर रिजवाना आलम हम बोलना पसंद करते हैं, सेकेंड ईयर से। सो अभी जो भी नए बच्चे जा रहे हैं आपकी 1 साल सीनियर, वहाँ पे अभी हैं टीम लीडर। सो सी हैव, ये मैं सबको बोलता हूँ कि यू शुड हैव लीडरशिप स्किल्स। एक क्वालिटी इज़ नॉट इनफ, यू शुड हैव 10-15 क्वालिटीज़, क्योंकि आज के यूनिवर्सल टाइम में यू हैव टू बी एक्टिव इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सी इज़ टोटली एक्टिव, सो दैट्स वाई ऑल द सिस्टम पीपल ऑल्सो लाइक्स हर। सब कोई पसंद करता है, ऐसे बच्चों को सब कोई पसंद करता है जो टोटली एक्टिव हो हर एक फील्ड में, सिर्फ पढ़ाई में ही ना, सोशली एक्टिव हो, लीडरशिप स्किल्स हो, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, तो स्पीच में एक्टिव हो, तो हर पॉइंट पे एक्टिव होना चाहिए। तुमसे मैं बात करके अच्छा लगा। आई थिंक लोगों के बहुत से डाउट्स इसमें सॉल्व हो गए होंगे, बट अभी भी अगर किसी के डाउट्स रिमेनिंग रह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हम ट्राई करेंगे किसी अगले वीडियो में आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने का किसी और जरिए से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।